ओके जी, दिस इज पेज नंबर 228, पेज नंबर 228 पीडीएफ आपकी बुक का। अच्छा जी, स्टार्ट कर दिए। ओके जनाब, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इम्प्लाइड अथॉरिटी, जहां पे पार्टनर्स के पास वो अथॉरिटी समझी जाती है, थर्ड पार्टी समझती है कि पार्टनर के पास ये काम करने की अथॉरिटी है, तो हम कह देंगे कि भाई साहब ये अथॉरिटी बिल्कुल उनके पास मौजूद है। लेकिन कुछ के ऊपर हमने कहा था कि इम्प्लाइड अथॉरिटी लॉ कहता है कि बिल्कुल नहीं समझी जाएगी। ठीक है, तो इम्प्लाइड अथॉरिटी ना समझना, नेगेटिव लिस्ट और पॉजिटिव लिस्ट दोनों का हमने कहा था, डिस्कशन हमने कर ली थी। अब बाज़ औक़ात होता यह है कि अगर किसी पार्टनर के पास कोई इम्प्लाइड अथॉरिटी है, जो हमने पॉजिटिव लिस्ट पढ़ी थी, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है बाय कॉन्ट्रैक्ट, कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स आपस में किसी एक बंदे की इम्प्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा था इम्प्लाइड अथॉरिटी के लिए कि कोई भी पार्टनर जो है वो फर्म के बिहाफ पे पैसे रिसीव कर सकता है। ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज अगर 3 पार्टनर है किसी फर्म के, ए, बी एंड सी, इसमें से बी, सी और ए ने तीनों ने मिलकर आपस में डिसाइड कर लिया कि ए पैसे रिसीव नहीं करेगा, बी और सी जो है वो पैसे रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बी और सी के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, लेकिन ए के बारे में रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ए जो है वो थर्ड पार्टी से पैसे फर्म के बिहाफ पे रिसीव नहीं करेगा। मतलब कि बाय कॉन्ट्रैक्ट ए की जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है उसको क्या कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब लॉ कहता है कि जनाब इस रिस्ट्रिक्शन का थर्ड पार्टी को नॉलेज है या नहीं, नॉलेज है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक है मिस्टर एच, उसने फर्म को एबीसी एंड को उसने पैसे देने थे, उसने पैसे दे दिए मिस्टर ए को, ये सोचकर कि ये पार्टनर है और इसके पास इम्प्लॉयड अथॉरिटी है फर्म के बिहाफ पे पैसे रिसीव करने की। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने डिसाइड कर लिया था कि मिस्टर ए जो है वो पैसे रिसीव नहीं करेगा। अब इस सिचुएशन में लॉ कहता है कि जनाब अगर तो थर्ड पार्टी को इसके बारे में नहीं पता, तो थर्ड पार्टी ये समझा जाएगा कि थर्ड पार्टी ने बिल्कुल ठीक काम किया, फर्म को पैसे मिल चुके हैं। ओके, थर्ड पार्टी को अगर इसके बारे में नहीं पता तो इट वुड बी एज्यूम कि थर्ड पार्टी ने बिल्कुल ठीक काम किया है और फर्म को पैसे मिल चुके हैं। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को पता है कि मिस्टर ए जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो पैसे रिसीव नहीं कर सकता, पता होने के बावजूद थर्ड पार्टी ने मिस्टर ए को पैसे दे दिए, तो अब लॉ कहता है कि उसके लिए फर्म जिम्मेदार नहीं है। फर्म क्या कहेगी कि हमें पैसे, अगर लेट्स सपोज मिस्टर ए फर्म को पैसे नहीं देता, तो फर्म क्या कहेगी थर्ड पार्टी को कि भाई साहब हमें पैसे कोई नहीं मिले। समझ आ रही है बात की? गॉट इट? इसी तरह से अगर थर्ड पार्टी को कोई लॉस हो जाता है इसमें, और थर्ड पार्टी को इस वजह से लॉस हो रहा है कि जनाब जिस काम के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया था हमारे एक पार्टनर को, पार्टनर ने बियॉन्ड द रिस्ट्रिक्शन जाके वो काम शुरू कर दिया, और थर्ड पार्टी को उसके बारे में नॉलेज नहीं था और थर्ड पार्टी को लॉस हो गया, तो इसमें कंपनसेट कौन करेगा? फर्म कंपनसेट करेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी को उस रिस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं पता। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को पता है, ठीक है, और फिर भी उसने वो काम दे दिया मिस्टर ए को जिसके लिए वो रिस्ट्रिक्ट था, रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर इम्पोज थी, थर्ड पार्टी को पता था कि जनाब ये बंदा रिस्ट्रिक्टेड है, ये काम इसकी कैपेसिटी में नहीं आता, ठीक है, अब थर्ड पार्टी को हो गया लॉस, तो उसके लिए फर्म जो है वो लायबल नहीं होगी। गॉट इट? तो ये जो बाय कॉन्ट्रैक्ट आप रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं इम्प्लॉयड अथॉरिटी के ऊपर, इसके बारे में ये देखना जरूरी है कि थर्ड पार्टी को उसके बारे में नॉलेज था या नहीं था। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए जरा, दिस इज पेज नंबर 228, एग्जाम्पल नंबर 9। द पार्टनरशिप डीड of a trading firm placed a restriction on the authority of the partners to sell the goods। चीजें बेचने पे क्या लग गई? रिस्ट्रिक्शन लग गई। वन ऑफ द पार्टनर सेल्स द गुड, एक पार्टनर ने क्या कर दिया? बियॉन्ड द रिस्ट्रिक्शन जाके काम कर दिया। इफ द थर्ड पार्टी डिड नॉट नो ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, द फर्म इज लायबल टूवर्ड सच थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी को उस रिस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं पता तो फर्म क्या होगी? लायबल होगी थर्ड पार्टी को। ठीक है, बट एंड इफ द थर्ड पार्टी नोज
ऑफ द रिस्ट्रिक्शन द फर्म विल नॉट बी लायबल। अगर थर्ड पार्टी को उसके बारे में पता था और फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो अब यहाँ पे फर्म जो है वो लायबल नहीं होगी। इज इट ओके? समझ आ गई यहाँ पे? अच्छा, अब लेट्स सपोज कि पैसे रिसीव करना, हमने कहा था कि मिस्टर ए जो है वो पैसे रिसीव नहीं करेगा, रिस्ट्रिक्शन हमने लगा दी, ठीक है जी। थर्ड पार्टी ने जनाब क्या कर दिया, थर्ड पार्टी ने इसको पैसे दे दिए। अब बाकी पार्टनर्स ने क्या कहा, बाकी पार्टनर्स ने ये कह दिया कि चलो कोई नहीं, मिस्टर ए के पास पैसे आ गए हैं तो कोई बात नहीं, बेशक वो रिस्ट्रिक्टेड था लेकिन हम इसके अनरिस्ट्रिक्टेड वर्क को भी एक्सेप्ट करते हैं। जिस काम के लिए वो रिस्ट्रिक्टेड था वो काम मिस्टर ए ने अगर कर दिया और बाकी पार्टनर ने उसके उस काम को अप्रूव कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये समझा जाएगा कि उसकी ये जो रिस्ट्रिक्शन है, उसकी जो पावर है वो क्या हो चुकी है, एक्सटेंड हो चुकी है, ठीक है। तो फिर उसमें हम ये नहीं देखेंगे थर्ड पार्टी को पता था कि नहीं पता था, तो फिर फर्म उसमें लायबल होगी ही होगी। ओके, अगर तमाम पार्टनर्स जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इसके काम को। देखिएगा जी इसके नीचे एग्जांपल नंबर 10 है जनाब, साजिद, माजिद एंड वाजिद आर पार्टनर इन अ फर्म। 3 लोग हैं जनाब। By an agreement, they decided that no partner would have authority to sell goods of the firm above the value of 50,000। 50,000 से ऊपर कोई भी पार्टनर जो है वो चीज़ नहीं बेचेगा, 50,000 के ऊपर वाली चीज़ को नहीं बेचेगा। फिर आगे कहता है जनाब, विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर, ठीक है। 50,000 से ज़्यादा कोई चीज़ हो तो बाकी पार्टनर के साथ उनकी कंसेंट लेकर कोई बंदा पार्टनर जो है वो चीज़ बेच सकता है। आगे कहता है जनाब, साजिद सोल्ड गुड्स वर्थ ₹70,000 ऑन क्रेडिट विदाउट कंसल्टिंग अदर पार्टनर्स। साजिद ने क्या किया, 70,000 रुपए की चीज बाकी पार्टनर को पूछे बगैर बेच दी। अब आगे क्या हुआ, द कस्टमर डिफॉल्टेड, कस्टमर पैसे नहीं दे सका। साजिद हैज टू कंपनसेट द फर्म फॉर लॉस कॉज्ड ड्यू टू हिम एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी। अब क्योंकि नुकसान साजिद की वजह से हुआ था, उसने अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड जाके काम किया था, इस वजह से वो फर्म को क्या करेगा, वो कंपनसेट करेगा। लेकिन हाउएवर माजिद एंड वाजिद में रेटिफाई हिज एक्ट, अगर माजिद और वाजिद को कोई इशू नहीं है उसके इस काम से जो कि उसकी अथॉरिटी में नहीं आता, उसने फिर भी वो काम कर दिया, एंड इन दैट केस द फर्म शुड बियर द लॉस, यानी कि फर्म लॉस बियर करेगी, आपको कंपनसेट करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? पॉइंट समझ आ गया? यहां तक मसले मसाइल तो नहीं? अच्छा जी, इसके बाद जनाब पार्टनर्स अथॉरिटी इन एमरजेंसी, जो केस था हमारे पास एजेंसी के अंदर कि एक एजेंट अपने पार्टनर को लॉस से बचाने के लिए अपनी अगर बियॉन्ड द अथॉरिटी जाके काम करता है तो इट वुड बी एज्यूम्ड कि वो काम, वो एक्ट जो था वो उसके अथॉरिटी में शामिल था। तो पार्टनर्स के लिए भी यही है, अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके काम करता है इन एमरजेंसी सिचुएशन, एमरजेंसी सिचुएशन का मतलब क्या है, फर्म को लॉस से बचाने के लिए, फर्म को वाजिब फरकत बंद नहीं करना, फर्म को लॉस से बचाने के लिए अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड जाके काम करता है तो लॉ कहता है इट वुड बी एज्यूम्ड कि ये उसका अथॉरिटी का पार्ट था। ओके, एग्जांपल नंबर 11 देख लीजिए। वाजिद, यासिर एंड जाहिद आर पार्टनर इन अ फर्म, बाय एन एग्रीमेंट दे डिसाइडेड that no partner would have authority to sell goods of the firm above the value of 50,000 without the consent of other partners। ठीक है, सेम वही एग्जांपल है। Owing to sudden slump in the market, the prices crashed। अचानक क्या हुआ जनाब, मार्केट में स्लम्प आ गया, स्लम्प समझते हैं ना, मार्केट डाउन हो गई, ठीक है, स्टॉक मार्केट गिर गई, जिसकी वजह से प्राइसेस क्या हो गई, क्रैश करके प्राइसेस खत्म, मतलब कि गिर गई प्राइसेस भी। Yasir, in order to save the firm from loss, sold all the stock worth ₹5 million without consulting any other partner। अब यासिर ने अपनी फर्म को लॉस से बचाने के लिए क्या किया, 50 लाख रुपए का उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ था, उसने सारे का सारा बेच दिया बगैर किसी पार्टनर से पूछे। अब ये अपनी फर्म को लॉस से बचाने के लिए यासिर ने काम किया, लिहाजा सच एक्ट वुड बाइंड द फर्म, वो समझा जाएगा कि ये उसके एक्ट में शामिल था, ये उसकी अथॉरिटी में शामिल था। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अच्छा जी, इसके बाद जनाब मोड ऑफ एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी, कोई भी जो है वो बंदा अपनी अथॉरिटी किस तरह से एक्सरसाइज करता है, कोई भी पार्टनर अपने काम से, अपने एक्ट से बाकी तमाम फर्म को क्या कर देता है, बाउंड कर देता है। ठीक है, तो अथॉरिटी किस तरह से एक्सरसाइज की जाती है, बाय डूइंग एक्ट। देखिए जी क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म
an act done or instrument executed by a partner or other partner on behalf of the firm shall be done or executed in the firm name or in the manner implying to an intention to bind the firm। ठीक है, अपने काम से, अपने एक्ट से, इस नियत के साथ कि जनाब वो बंदा पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे कोई काम कर रहा है और उसको फर्म को बाइंड करेगा। अगर वो कोई काम करता है तो हम क्या समझेंगे कि वो अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहा है। क्लियर? यहां तक मसले मिसाल बेटा। अच्छा जी, अब हमारे पास अगला पॉइंट है जी लायबिलिटी ऑफ पार्टनर एंड फर्म, के फर्म और पार्टनर के आपस में इनकी लायबिलिटीज के हिसाब से। सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है जी इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर। देखिए बेटा, लॉ कहता है जी अगर पार्टनर ने कोई स्टेटमेंट दी फर्म के बारे में और वो फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में और फर्म के रेलेवेंट वो स्टेटमेंट हुई, दो पॉइंट्स हैं, स्टेटमेंट मस्ट बी रेलेवेंट टू द फर्म, यानी कि फर्म के रेलेवेंस होनी चाहिए, और नंबर टू कि वो फर्म आमतौर पर ऐसे काम करती हो, ठीक है, मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो फर्म का जिसके बारे में वो स्टेटमेंट दे रहा है। तो लॉ कहता है कि जी हम उस स्टेटमेंट को एज प्रूफ मान लेंगे अगर वो फर्म के खिलाफ है या फर्म के हक में है, तो उस स्टेटमेंट को हम लोग मान लेंगे कि जनाब ये पार्टनर ने इस तरह की स्टेटमेंट दी है, लिहाजा ये एज प्रूफ हम कोर्ट के अंदर ये स्टेटमेंट को साबित कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 12, one of the partner of XYZ Limited, XYZ firm admitted in court that firm has been involved in tax evasion। XYZ पार्टनरशिप थी, उसमें जनाब एक पार्टनर ने क्या कह दिया, एक पार्टनर ने कह दिया कि भाई साहब हमारी जो फर्म है वो क्या करती है, वो टैक्स इवेजन करती है, मतलब टैक्स से बचती है, टैक्स पे नहीं करती। अब ये फर्म के रेलेवेंट उसने स्टेटमेंट दी और फर्म का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है, क्योंकि उसके खिलाफ केस चल रहा होगा किसी किस्म के टैक्स का, तो कोर्ट ने पूछा होगा हाँ भाई तुम्हारी फर्म टैक्स पे करती है, तो वो कहता नहीं सर कोई नहीं पे करती। ये किसने कहा? पार्टनर ने कहा। तो अब लॉ कहता है कि जनाब पार्टनर की इस स्टेटमेंट को हम लोग एज प्रूफ क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे कि भाई साहब पार्टनर ने कह दिया तो ये साबित हो चुका है कि जनाब ये फर्म जो है वो किसी किस्म का टैक्स पे नहीं करती। देखिए क्या कह रहा है, सच एडमिशन बाय वन पार्टनर इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म, ठीक है, ये एविडेंस के तौर पर हम उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर जी? किन दो पॉइंट्स की? देखिए दो पॉइंट्स मैं एक दफा पढ़ देता हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको कुछ और भी दे देता हूँ। कहता है जी एनी एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। जो मैंने दो कंडीशन बताई, नंबर 1 सच एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म, के फर्म के रेलेवेंट होनी चाहिए, एंड सच एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और वो फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। एक इसकी एग्जांपल दूसरी सुन लीजिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास हमने एबीसी लिमिटेड का, एबीसी एंड को का नाम लिया हुआ है अपनी फर्म का। इन तीनों फर्म्स के अंदर, सॉरी इन फर्म के अंदर ये तीन पार्टनर हैं। अगर एक पार्टनर अपने फर्म के बिहाफ पे कोई स्टेटमेंट देता है किसी दूसरे बंदे को, किस तरह की स्टेटमेंट दे दे, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए कह दे कि भाई साहब हमारी जो फर्म है, हम लोगों का जो सर्विसेज हम देते हैं, हमारे सारे के सारे बंदे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमारे सारे के सारे पार्टनर्स क्या हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। ये किसने स्टेटमेंट दी? मिस्टर ए ने। ए कौन है? पार्टनर है ए बी एंड सी के अंदर। ओके, अब अगर ये इनमें से सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं हैं तो अब इस बात को हम कहेंगे जनाब क्योंकि आपके पार्टनर ने कहा था कि सारे के सारे सीएज हैं, आप सीए नहीं है, तो लिहाजा इस स्टेटमेंट को एज प्रूफ हम फर्म के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी अगर स्टेटमेंट पार्टनर देता है पार्टनरशिप के बिहाफ पे, यानी कि पार्टनरशिप के लिए, और वो पार्टनरशिप का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कोई एक्सेप्शनल केस ना हो, वो नॉर्मल रूटीन में काम इस तरह के करते हो, तो हम क्या कहेंगे कि जनाब ये जो फर्म है जो भी इसके बारे में स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल एज प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है जी, फर्क है, एक दफ़ा ज़रा इसको बंद करो।